स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। याद रहे बच्चों कि हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रांसपोर्ट के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो उससे आगे की टॉपिक्स के हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। याद रहे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले इनको एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात करने का मतलब ये होता है कि वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन करें, बन गया कार्डियो और बन गया वैस्कुलर और फिर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कहलाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब इस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं वो क्या है, वो ये है, कार्डियो का मतलब होता है कि वो डिसऑर्डर जो कि हार्ट से रिलेटेड हो। वैस्कुलर का मतलब ये होता है वो डिसऑर्डर जो कि वेजल से यानी कि ब्लड वेजल से रिलेटेड हो। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिस्टर्ब्ड हो, डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे पास कहलाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। यानी हार्ट और उनकी वेजल्स यानी ब्लड वेजल्स के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस जो होती है उसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में बच्चों हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सबसे पहली चीज़ हमारे पास कहलाती है क्या, वो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये होती है बच्चों एथेरोस्क्लेरोसिस। तो सवाल ये आता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है क्या। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन में हमेशा ये बात बताई जाती है कि वर्ड को ब्रेक डाउन कीजिए। वर्ड इस तरीके से बनता है बच्चों, एथेरो और फिर बनता है स्क्लेरोसिस। सही है, देखो एनटीएस के अंदर आपने इसी तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। एथेरो का मतलब होता है बच्चों आर्टरी, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है बच्चों हार्ड हो जाना, हार्डनिंग। ये वर्ड निकला है स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली वो जो हार्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि भाई हार्डनिंग ऑफ एन आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ एन आर्टरी की अगर हार्डनिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। याद रखिएगा कि अगर ये हमारे पास आर्टरी मौजूद है तो ये आर्टरी मौजूद होने के नतीजे में हम ये बात बताते हैं कि बच्चों आर्टरी का ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो ओपनिंग है, इसको आप नाम देते हैं ल्यूमेन का। ल्यूमेन के साथ साथ ये बात बताता चलूँ बच्चों, यहाँ पर कुछ हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड द एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स यानी इनको आप एंडोथीलियम कहते हैं। सही, इसी तरीके से यहाँ ये बताया गया जब ये एंडोथीलियल सेल्स या एंडोथीलियम्स होते हैं तो इसके अंदर ब्लड रन कर रहा होता है। अब ब्लड इस तरह से रन कर रहा होता है। अब अगर एक इंडिविजुअल जिसके ब्लड के अंदर फैटी डाइट ज़्यादा है, सही, अगर वो फैटी इंटेक करता है फैटी डाइट का इंटेक ज़्यादा करता है और वो इंडिविजुअल जो है वो ओबीस है, यानी उसका जो BMI है, BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। वो बॉडी मास इंडेक्स देखें, हर किसी का रेंज होती है। रेंज क्या होती है कि अगर आप हाइट को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, वेट के साथ, तो ये बच्चों होता है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मली बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो जिसे आप कहते हैं अंडरवेट। ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है अंडरवेट, एक इंडिविजुअल होता है हेल्दी, एक इंडिविजुअल होता है ओवरवेट, और एक इंडिविजुअल जो होता है, मैं ऐड कर देता हूँ, वो होता है बच्चों ओबीस। ठीक है, इट कैन बी फ्लक्चुएटेड, ये आगे पीछे हो सकता है। अंडरवेट जो होता है वो तकरीबन 18 से 20 BMI जिसका होगा वो होगा, इसकी कोई वो नहीं होती क्योंकि एक रेशो है, यूनिट नहीं होता। हेल्दी में कहा जाता है कि भाई तकरीबन 20 से लेके 25 तक या 26 तक ये हेल्दी होता है, और 27 से लेके 31 तक ये ओवरवेट होता है। 31 से अगर जो फिर ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास कहलाता है ओबीस। सही, तो ये हर किसी का BMI होता है नॉर्मली। अगर आप हाइट को वेट से डिवाइड करते हैं तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का, अब जैसे मिसाल है, मैं एक आपको निकाल के दिखाऊँ तो मतलब 104 किसी का वेट है और 6 फीट हाइट है, मिसाल है, तो उसको आप करके देख लें कि ये तकरीबन बनेगा कितना, ये बन जाता है, अल्लाह भला करे, आपका 30 के आसपास का कुछ या 29 के आसपास का, तो बंदा ओवर वेट में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है
कि ये ओबेसिटी होती, तो वो ओवर वेट में आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो ओबीस हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल देते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ये तो हमने निकाला। अब अगर होता ये है कि एक बंदा फैटी डाइट ले रहा है, तो फैटी डाइट में हमारे पास LDL होता है, दिस कॉल्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसी तरीके से HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपो, फिर होता है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो दीज आर द लिपोप्रोटीन्स। इनमें हमारे पास दो तरह के फैट्स आ जाते हैं, एक आता है गुड फैट, एक आता है बैड फैट। तो वन इज गुड फैट एंड सेकंड इज बैड फैट। अब गुड फैट और बैड फैट का मतलब क्या होता है? ये जो बच्चों लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीज आर द बैड फैट्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीज आर द गुड फैट। तो बच्चों जो गुड फैट होता है, गुड फैट बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब पॉइंट पे आते हैं, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट का इंटेक बढ़ गया है, तो फैट का इंटेक बढ़ने की वजह से बॉडी में ब्लड के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है तो फैट्स स्टार्ट टू डिपॉजिट इन द वॉल ऑफ आर्टरी, या इन द नहीं, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। अब आर्टरी की वॉल पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, यानी ये तो वैसे ही थी। जब भी आर्टरी की वॉल पर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो आपको पता है ल्यूमेन ऑफ आर्टरी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वॉल ऑफ आर्टरी पे लग रहा है, वो बढ़ जाएगा। तो ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या कहलाता है बच्चों? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि भाई इसके जो मेजर कॉज होते हैं वो यही है कि भाई अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, अपनी डाइटरी हैबिट्स ख़राब कर रहा है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस के मेजर कॉज होते हैं, ठीक है ना। ये आपने तो डिस्कस कर ही लिया पूरा का पूरा कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद जो सेकंड बात आती है बच्चों, वो क्या है? वो देखिएगा, हम इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? भाई हम एक्सरसाइज के थ्रू, वो कहते हैं ना ब्रिस्क वॉकिंग करें, वो वॉकिंग जिसमें पसीना है। तो ये हमारे पास क्या कहा जाता है? ये हमारे पास कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस की सारी कुछ सिचुएशंस होती हैं, और कुछ दवाएं दी जाती हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी का लो हो, क्योंकि फिर ये आगे जाके ना NAFDH ये कराती हैं, NAFLD ये डिजीज़ कॉज कराती हैं। ये आपकी बुक में है नहीं, आगे इंशाल्लाह मेडिसिन जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई जाती हैं। उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, व्हाट इज़ दैट? नॉन अल्कोहलिक मतलब कि ज़्यादातर ये फैटी लिवर में फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जो फ़ैट होता है ना, ये लिवर में डिपॉजिट हो रहा है, और बेसिकली जो फ़ैट डिपॉजिट होता है वो अल्कोहल की वजह से होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम लोग अल्कोहल इंटेक नहीं करते, तो हमारे अंदर जो फैटी लिवर होता है वो अल्कोहल की वजह से नहीं, इस फैट इंटेक की वजह से होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, हाइपरटेंशन। This is called hypertension. What is hypertension? वर्ड को ब्रेक करें, ये बन गया हाइपर और होता है टेंशन। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, टेंशन का मतलब होता है फोर्स। ये बन गया इंक्रीज फोर्स ऑन ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स के ऊपर अगर फोर्स बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब इसमें होता क्या है भाई, ये क्या है क्या? पूरी बड़ी आसान सी बात है, कोई से मसले की बात नहीं। इसमें होता ही है, अब देखिएगा ज़रा,
जो पेशेंट है अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बच्चों ये सारी बातें ना इतनी डिटेल में आती नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रा ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। तो ये हो जाता है। अब नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 होता है, लेकिन हम लोग एशियन है तो हमारा नॉर्मल जो होगा ना 130/90 के आसपास होगा। ये हमारा नॉर्मल, क्योंकि हम लोग गोश्तखोर हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं उनका नॉर्मली इस तरह का होता है 120/80 के आसपास। तो हमने ये तो बता दिया आपको। उसके बाद फिर कहा जाता है अगर इससे ज़्यादा उससे कम हो तो हाइपरटेंशन, इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, इससे कम होगा तो हाइपोटेंशन। दोनों ही ख़तरनाक हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बेड से उठ के खड़े होते हैं, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो पॉस्चरल हाइपोटेंशन होती है। यानी कि जब वो खड़े होते हैं ना तो हार्ट को फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ब्रेन तक, क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लड जा रहा होता है। तो जब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारे पास बेसिकली कहला रहा होता है पॉस्चरल हाइपोटेंशन। अच्छा, नॉर्मली जिससे आप मेजर करते हैं उसका नाम दिया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये चक्कर है सारा। अच्छा, ये तो हमने हाइपरटेंशन की बात की। हाइपरटेंशन के बाद फिर हमारे पास आता है बच्चों, जिसको आप ऐसे कह लें, ये समझने के हमारे पास फिर क्या आती है? फिर आती है हमारे पास जिसको आप कहते हैं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस थ्रोम्बस फॉर्मेशन? थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये आर्टरी है। अब आप इसमें देखें, फैट यहाँ पर, ये एंडोथेलियल लाइनिंग है और फैट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, और इतना डिपॉजिट हुआ कि इस पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। तो उसको आप कहते हैं कि ये बन जाता है क्लॉट। तो आप कहते हैं क्लॉटी डिपोजिशन इनसाइड द आर्टरी इज कॉल्ड थ्रोम्बस, और moving thrombus is called embolus। अगर ये थ्रोम्बस मूव कर जाए, यानी यहाँ से डिसलॉज होकर आगे बढ़ जाए, कहीं और जाके अटक जाएगा, तो ये ख़तरनाक है ज़्यादा एम्बोलस। चूहा अगर घर के एक कमरे में हो तो उसको मारना आसान है। चूहा अगर पूरे घर के अंदर दंदनाता फिर रहा हो तो ये ख़तरनाक है, क्योंकि वो कहीं भी जाके छुप जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि भाई हमारे पास एम्बोलस ख़तरनाक है। इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? स्टंट डाला जाता है हार्ट के अंदर। अगर बेसिकली ये देखें, हार्ट है, हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है ना ब्लड, ये 3 आर्टरीज होती हैं एक्चुअली। उनको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही होती है। अगर यहाँ कहीं जाके थ्रोम्बस फंस गया ना तो बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती। दैट लीड टू कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। उसके लिए फिर हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो क्लॉट डिसॉल्विंग दे रहे होते हैं, जैसे कि एक दवा आती है यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटिप्लेस, टीनेक्टिप्लेस, ये सारी दवाएं। खैर आपको अभी इतने लेवल पे तो पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, ये हमारे पास सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसी तरीके से हम फिर इसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी ऐसे की जाती है। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन।
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि हार्ट के मसल कब्जे में आ जाए, हार्ट के मसल काम करना छोड़ दें। इसको आप कहते हैं हार्ट अटैक, जिसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है, सही है, जिसको आप कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। दिस इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। और मामलात क्या होता है बच्चों, उसको ज़रा समझिएगा। और होता ही है कि पेशेंट जो है वो फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करा रहा होता प्रॉपर्ली। पेशेंट जो है वो काम नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होता है। असल पता है, जो पेशेंट को पेन होता है उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। कितना सीवियर पेन होता है, हार्ट सप्लाई नहीं कर रहा होता है, पूरी बॉडी में चिल्ला रहा होता है। दैट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI कहलाता है बेसिकली, सही है। और आखिरी चीज़ बच्चों हमारे पास जो आ गई वो है स्ट्रोक। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है, मिसाल है ये ब्रेन है, ब्रेन के दोस्त हैं, ये हैंड है आपके, ये इस हैंड को कंट्रोल कर रहा है। अगर इस जगह पे ब्लड क्लॉट हो गया ना तो ये वाला ऐसा काम नहीं करेगा, तो इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है ये काम नहीं करेगा, बाकी ये सही काम कर रहा होगा। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइडेड स्ट्रोक है, समझ आई बात? या इसको आप कहते हैं हेमीप्लेजिया, एक साइड पे हो जाना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हेमरेज क्या होता है? हेमरेज कहते हैं कोई भी ब्लड वेसल का बर्स्ट हो जाना, उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है, ये दिस इज कॉल्ड हेमरेज। हीमाटोमा क्या होता है? हीमाटोमा होता है कि भाई ब्लड जमा हो जाना एक जगह पर, उसे हम कहते हैं हीमाटोमा। समझ आई बात बच्चों? तो ये हमारे पास हीमाटोमा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में बता दी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको पढ़ाता हूँ।